नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म तीन चीजों से मिलकर बना है। पानी, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पार्टिकल्स, और तीसरा ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल कैसे कार्य करता है। फंक्शन ऑफ सेल्स। फंक्शन ऑफ सेल्स। सेल कार्य कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ये सेल्स, ये हमारा सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रक। ये सेल का न्यूक्लियस, जिसे सेल का केंद्रक भी कहते हैं हम। सेंटर ऑफ सेल्स। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। इसके अलावा एक बबल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ये डीएनए इसके अलावा एक बबल टाइप स्ट्रक्चर रहता है। इसे क्या बोलते हैं हम? कल हमने पढ़ा ये न्यूक्लियस। इन न्यूक्लियस के अंदर तीन आरएनए, एक एम आरएनए, एक टी आरएनए और एक आर आरएनए। ठीक है। अब प्रोसेस क्या होगा? आपके प्रत्येक सेल के डीएनए को मालूम है कि कार्य कब और कैसे करना है। ओके। कौन सा कार्य? तो प्रोटीन बनाने का कार्य। सबसे पहले डीएनए मैसेज दिया एम आरएनए को प्रोटीन बनाने का। एम आरएनए को मैसेज मिला तो वह कहलाएगा मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज मिला एम आरएनए को, मैसेंजर आरएनए। एम आरएनए ने मैसेज को ट्रांसपोर्ट कराया टी आरएनए के थ्रू। मैसेज गया टी आरएनए के थ्रू आर आरएनए पर। अब ये मैसेज राइबोसोमल आरएनए से बाहर सेल में ही मौजूद प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को आर आरएनए मैसेज देगा कि आप प्रोटीन बनाइए। ये राइबोसोम, ये ऑर्गेनिज्म है साइटोप्लाज्म। राइबोसोम। आर आरएनए मैसेज राइबोसोम को, जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, उसे मैसेज दिया कि आप प्रोटीन बनाइए। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए उसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम क्या है? तो यह एक प्रकार की फैक्ट्री है जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। ओके। सेल के साइटोप्लाज्म में सभी ऑर्गेनिज्म जितने बने हुए हैं वो सब किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से बने हुए हैं। हम जानते हैं कि सेल खुद प्रोटीन से बना हुआ है। राइबोसोम इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का। यह प्रोटीन का बना रहता है और प्रोटीन बनाता है। लेकिन हमको तो मालूम है कि प्रोटीन हम भोजन में लेते हैं। तो फिर राइबोसोम क्या करता है? तो राइबोसोम का कार्य सेल के साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के पार्टिकल होते हैं, तो प्रोटीन को जोड़कर और तोड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करना होता है। यह डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाएगा। ये जो साइटोप्लाज्म में मौजूद रहेगा, ये साइटोप्लाज्म में जो रहेगा, इसमें जो प्रोटीन और के पार्टिकल्स रहेंगे, उसे जोड़ तोड़ के ये प्रोटीन बनाता है। जो प्रोटीन हमने भोजन में लिया, भोजन से एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में आया, ब्लड से सेल में आया, तो सेल तक जो प्रोटीन पहुंचा, यदि वह प्रोटीन छोटा है तो राइबोसोम उसे क्या करेगा? बड़ा करेगा। और यदि प्रोटीन के पार्टिकल्स बड़े हैं तो राइबोसोम एंजाइम की मदद से उसे छोटा करेगा। जोड़ना और तोड़ना एनाबोलिज्म और केटाबोलिज्म। और प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म। ओके ना। राइबोसोम को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो इसे कौन क्या क्या दे रहा है, आइए समझते हैं। यह हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। इधर बना देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। यह हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यह एटीपी बनाता है। ओके। एटीपी बोले तो एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया या सेल की एनर्जी का गोडाउन या पावर हाउस इसे बोलते हैं हम, है ना। इसमें हमेशा एनर्जी मौजूद रहती है। प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को यह एटीपी देता है। ये इसमें एनर्जी रहती है, एटीपी। एटीपी, है ना। ये प्रोटीन बनाने के लिए क्या देगा? एटीपी एनर्जी देगा। किसको देगा? राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया में यदि एनर्जी ज्यादा हो गई तो सेल यह एनर्जी ब्लड के थ्रू बाहर कर देता है। ये ब्लड वेसल्स एनर्जी इसको दे देता है ज्यादा होने पे ब्लड में। माइटोकॉन्ड्रिया में यदि एनर्जी ज्यादा हो गई तो वह सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर ब्लड में एनर्जी दे देता है। तो इससे क्या होता है? ब्लड गर्म हो जाता है। ब्लड ज्यादा गर्म होने पर ब्लड भी इतना गर्म ज्यादा हो गया तो अब ये एनर्जी किसको देगा? हमारी स्किन को। ये एनर्जी दे देगा स्किन को।
तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, गर्म, इसलिए हमारी बॉडी गर्म रहती है। इसके अलावा सेल के ऑर्गेनिज्म में ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टाकुलम। यह एंजाइम की फैक्ट्री होती है। क्या होती है, एंजाइम की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ एंजाइम। इसमें एंजाइम बनती है। एंजाइम भी प्रोटीन से ही बनती है, पूरा सेल ही प्रोटीन का है। ये एंजाइम बनाकर क्या करता है, अपने गोडाउन में एंजाइम बना लिया इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। अब ये अपने गोडाउन में लाइसोसोम को में गोडाउन में इकट्ठी करता है एंजाइम। क्या बोलते हैं इसको, लाइसोसोम। ये ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम ये हो गया एंजाइम का गोडाउन। आप बता बोल दीजिए, एंजाइम इसमें भरी रहती है। एंजाइम कहाँ बन रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये एंजाइम बना के अपना स्टोर कहाँ करेगा, लाइसोसोम में। लाइसोसोम एंजाइम का गोडाउन बोल, लाइसोसोम एंजाइम को स्टोर करते हैं, इसलिए इसे एंजाइम का गोडाउन बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन के पार्टिकल को तोड़ने के लिए एंजाइम लाइसोसोम ही देता है। प्रोटीन बनाता है राइबोसोम, तो इससे पार्टिकल तोड़ने के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। वो एंजाइम कौन देगा, ये गोडाउन से लाइसोसोम। ये क्या दे रहा है, एंजाइम प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम को। ठीक है, लाइसोसोम को सेल का सुसाइड बॉम्बर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी एंजाइम भरी रहती है। यदि इसे चोट लग जाए, एंजाइम रिलीज हो जाएगी पूरे सेल में, और जैसे ही एंजाइम रिलीज होगी सेल नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसे सुसाइड बॉम्बर बोलते हैं। तो हर एक ने अपना अपना समान कार्य किया, प्रोटीन बनाने के लिए मदद की। ये हो गया ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स, इसमें ब्लड है, ब्लड वेसल्स है ना। अब इसमें क्या होगा, ब्लड से छनकर सेल के पास क्या आ रहा है, प्रोटीन। सेल के पास अब ब्लड से छनकर क्या आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर प्रोटीन जा रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रोटीन के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज भी जाता है, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं। ये प्रोटीन छनकर सेल के पास जाएगा और पार्टिकल राइबोसोम तोड़ेगा या जोड़ेगा, और तोड़ जोड़ के वो प्रोटीन, नया प्रोटीन बनाएगा। हमने क्या बोला कि हम भोजन के माध्यम से प्रोटीन हमने खाया। ठीक है, भोजन के प्रोटीन ब्लड में आ गए, प्रोटीन ब्लड में सेल्स के पास आ गए। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। ये पार्टिकल 3 प्रकार के होते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये हम सब पढ़ चुके हैं। हम कार्बोहाइड्रेट के टुकड़े से एटीपी बना लेंगे। ओके, ग्लूकोज से हम एटीपी बनाते हैं। ये प्रोटीन के टुकड़े कहाँ जाएंगे, तो ये प्रोटीन के टुकड़े जाएंगे ब्लड से राइबोसोम के पास। राइबोसोम इन्हें जोड़ेगा, तोड़ेगा और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, नाउ आपने कहा फॉर्मेशन की फैक्ट्री राइबोसोम है। ठीक है, अब कोई भी फैक्ट्री में कोई चीज बनती है तो वह कहाँ कहाँ कर स्टोर होती है, तो ऑब्वियसली गोडाउन में। तो इस सेल के अंदर बहुत सारे गोडाउन है। इन गोडाउन को हम क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रो फिलामेंट। क्या नाम दे रहे हैं, माइक्रो फिलामेंट। ये क्या होता है, प्रोटीन का गोडाउन इसे कहिए। एंजाइम का गोडाउन लाइसोसोम, प्रोटीन का गोडाउन माइक्रोफिलामेंट। गोडाउन में प्रोटीन लोडिंग ऑटो से सेल्स के अंदर अलग अलग जगह जाकर डिलीवर्ड होंगे। कैसे होंगे, ये कौन करेगा डिलीवर्ड, तो हम इसे गोल्गी बॉडीज कहते हैं। गोल्गी बॉडी हमारे सेल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। ये गोल्गी बॉडीज बना देते हैं ऐसे 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 ऐसे। ये गोल्गी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज, इसे सेल का मैनेजर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन को मैनेज करती, किसको रिक्वायरमेंट होगी उस तक प्रोटीन पहुंचाएगी। जो भी चीजें सेल के में बनती है उसे सभी की जरूरत के हिसाब से गोल्गी बॉडी उस तक प्रोवाइड करवाती है। हमारे पूरे सेल के ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ये हम जानते हैं। गोल्गी बॉडीज सभी को जिसे जरूरत होगी प्रोटीन की उन तक माइक्रोफिलामेंट से प्रोटीन लेकर उन तक पहुंचाने का कार्य करेगी। अगर किस राइबोसोम को जरूरत है तो माइक्रोफिलामेंट से प्रोटीन लेके राइबोसोम पे पहुंचाएंगी गोल्गी बॉडी। सेल में जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां वह प्रोटीन
पहुंचाने का कार्य करती है। यहाँ तक कि राइबोसोम को जो प्रोटीन बनाता है, यदि वह भी क्षतिग्रस्त हो गया या इससे चोट लग गई तो गोल्गी बॉडीज क्या करेगी, उसके पास प्रोटीन लेकर जाएगी, उसे हील करेगी राइबोसोम को। राइबोसोम खुद का प्रोटीन अपने हीलिंग के लिए यूज नहीं करेगा कभी भी। वह प्रोटीन किससे लेगा अपने हीलिंग के लिए, गोल्गी बॉडीज जाएंगी और वहां प्रोटीन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यदि एंजाइम बन रही है तो एंजाइम के लिए प्रोटीन कौन प्रोवाइड करेगा, वह प्रोवाइड करेगी गोल्गी बॉडीज। अब सेल ने बनाया प्रोटीन, तो अब हम इस प्रोटीन का क्या कर रहे हैं, तो ये प्रोटीन सेल की ग्रोथ में मदद करता है एक्चुअली। सेल यदि क्षतिग्रस्त हो अंदरूनी या भारी चोट लगने से, तो यह प्रोटीन उस घाव को भरते हैं। यह हमारा शरीर प्रोटीन का बना हुआ है, इसलिए तो प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग ब्लॉकर्स कहते हैं। और सेल में बहुत सारा भरा हुआ है क्या है, पानी। तो हम बोलते हैं ना कि हमारा शरीर तो पानी का बना हुआ है। यदि आपने कुछ हार्मफुल चीजें खा ली, जैसे टॉक्सिन ड्रग्स ली, जैसे अल्कोहल लीवर के लिए टॉक्सिन है, स्मोकिंग लंग्स के लिए टॉक्सिन है, हमने ये खा ली या पी ली, यह हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाएगी। इसके अलावा कहीं हमें चोट लग गई, बैक्टीरिया वायरस आ गए हमारे शरीर के अंदर, उन्होंने हमारे सेल को नुकसान पहुंचा दिया। हमारा सेल और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन का ही बना हुआ है, ये हम जानते हैं। अब गोल्गी बॉडीज उस जगह पर जाएंगी और प्रोटीन से उस जगह को रिपेयर करेंगी, जिससे घाव धीरे धीरे वह भर जाएगा हमारा घाव। हमें कहीं चोट लग जाती तो कौन, प्रोटीन से ही तो वो घाव भराता है। सेल डिवीजन भी ऐसे ही होता है। ये सेल हमारा, अब क्या होता है कि ये सेल में प्रोटीन से तो प्रोटीन इसमें पूरा भर गया है मान लो, तो प्रोटीन भर गया तो अब इसकी साइज और शेप इंक्रीज होंगी, और उसी अनुपात में क्या इंक्रीज होंगे, इसके ऑर्गेनिज्म। जैसे ये सेल इतना छोटा है, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, एक समय बाद ये क्या होता है, 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है, 2 सेल हो जाते हैं। तो इन दोनों सेल में ऑर्गेनिज्म वगैरह सब, न्यूक्लियस अलग होगा दोनों के ऑर्गेनिज्म पूरे अलग होंगे, राइबोसोम गोल्गी बॉडीज वगैरह सब अलग अलग होंगी। सेल में प्रोटीन भरा, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, शेप बड़ा, ज्यादा ज्यादा शेप होने पे सेल और बड़ा हुआ, और एक समय बाद 1 से 2 में वह डिवाइड हो जाता है। ऐसे हमारा सेल डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं। वृंदावन, जहां की 47-48 डिग्री की भीषण गर्मी जिसको एक युवा शरीर भी सहन नहीं कर सकता, वहीं 70-80 वर्ष की वृद्ध माताएं अपने पेट की अग्नि बुझाने के लिए भिक्षा मांगती हैं, जिसमें कई माताएं कई बार मूर्छित भी हो जाती हैं। रात में इतने मच्छर होने के कारण ये माताएं चैन से सो भी नहीं पाती हैं, और मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों का खतरा अलग। इनके लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं होती है, और इन माताओं के लिए हर दिन एक नया संघर्ष हो जाता है। जो हमको घर किराया देने के लिए बहुत कष्ट चल रहा है। मैं लंगड़ी हूँ, चल नहीं पाती हूँ। रास्ते में 7 घंटा 8 घंटा 14 घंटा 16 घंटा बैठ के थोड़ा कुछ कमाती हूँ, कोई घर भरा किराया जुगाड़ करती हूँ। बहुत कष्ट में है हम लोग। ऐसे में हमारी संस्था प्योर डिवोशन फाउंडेशन ऐसी 1000 से भी अधिक माताओं को राशन पानी इन्हीं की भजन कुटीर तक उपलब्ध कराती है। इन भीषण गर्मियों में इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कुछ फल, मच्छरदानी, ग्लूकोन डी और मटके उपलब्ध करा रहे हैं। जीवन के इस अंतिम पड़ाव में हम चाहते हैं कि माताएं आराम से अपना भजन कर सके, उन्हें अपने भोजन की चिंता ना करनी पड़े। तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस सेवा में सभी साथ जुड़े, आगे आए, ताकि हम और आप मिलके इन माताओं के लिए कुछ अच्छा कर पाए। धाम में रहकर भजन करने वाली इन माताओं की मदद करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप भी इस एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं या अपना योगदान देना चाहते हैं, तो आप
इनकी वेबसाइट www.thepuredevotion.in पर जाकर एक बार जरूर सर्च करें, और मेरा विशेष अनुरोध है कि आप प्लीज एक बार जाकर उसे सर्च जरूर करें। टिश्यू, टिश्यू मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उत्तक। टिश्यू को कलेक्शन ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स कहते हैं। जब हम टिश्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू कितने टाइप के होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स बोलते हैं इनको। पहले आप टिश्यू समझ लीजिए। ये सेल्स बहुत सारे हजारों सेल्स मिलकर हमारे टिश्यू एक टिश्यू बनता है। ये टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स, इसे क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। यह 4 प्रकार के होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू। कौन कौन से? तो नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, सहती है ना। नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। नंबर 4 नर्वस टिश्यू। ये 4 प्रकार के टिश्यू हमारी बॉडी में होते हैं। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, यह सेल के द्वारा बनाए गए एपिथेलियल टिश्यू शरीर के ऑर्गन को कवर करने के काम में आते हैं। शरीर में हर जगह कवरिंग का कार्य यह करते हैं। शरीर और ऑर्गन दोनों को यह सेल कवर करते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण एपिथेलियल टिश्यू का क्या है? हमारी स्किन, है ना। यदि कोई टिश्यू ऑर्गन के अंदर की सतह को कवर करे तो उसे क्या बोलेंगे? ऑर्गन के अंदर की सतह को मेसोथीलियम, मेसोथीलियम, मेसोथीलियम ऑर्गन के अंदर का, ऑर्गन के इनसाइड ऑर्गन। ऑर्गन के अंदर की कवरिंग को क्या बोलेंगे? मेसोथीलियम। और ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स की अंदर की सतह की कवरिंग को, ये तो ऑर्गन के अंदर की हो गई। अब ब्लड वेसल्स हुई, आर्टरीज हुई, वेन्स हुई, उसके अंदर की कवरिंग को हम क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे एंडोथीलियम। क्या बोलेंगे? एंडोथीलियम टिश्यू, ठीक है। ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स की कवरिंग, अंदर की कवरिंग को। और बाहर की कवरिंग को क्या बोलेंगे? एपिथेलियल, एपिथेलियम टिश्यू। मेसोथीलियम टिश्यू किसे बोलेंगे? ऑर्गन के अंदर की कवरिंग को। एंडोथीलियम टिश्यू बोलेंगे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स की अंदर की कवरिंग को, इनसाइड ब्लड वेसल्स। एपिथेलियम टिश्यू किससे बोलेंगे हम? ब्लड वेसल्स के बाहर के टिश्यू को। इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑर्गन। ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? ये तो हो गया। इसके साथ हम पढ़ेंगे ऑर्गन। फर्स्ट हो गया एपिथेलियल टिश्यू, पढ़ गया आपने। ऑर्गन,
ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन। 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप्स। पहला होता है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट ऑर्गन मतलब ठोस। और दूसरा होता है होलो ऑर्गन। नाम से ही मालूम पड़ रहा है अंदर से खाली, खोखला ऑर्गन। कॉम्पैक्ट ऑर्गन का उदाहरण हमारा लीवर, किडनी। इसका एग्जांपल क्या है? लीवर, किडनी, कॉम्पैक्ट होती किडनी। पेनक्रियास और पेनक्रियास ईटीसी। और होलो ऑर्गन जैसे हमारी नोज, ठीक है, हमारा स्टमक, स्टमक अंदर है ना, होलो ऑर्गन। ईयर, ईटीसी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के ऑर्गन होते हैं, एक ठोस कॉम्पैक्ट ऑर्गन और होलो ऑर्गन। हमने पढ़ा कॉम्पैक्ट ऑर्गन में हमेशा 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कॉम्पैक्ट ऑर्गन में कितने प्रकार के? हमेशा 2 प्रकार के टिश्यू होंगे। 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू हमेशा रहेंगे हर कॉम्पैक्ट ऑर्गन के। ठीक है। कौन कौन से? पहला तो नॉर्मल कार्य करने के लिए उनका कार्य है जो वो कार्य करते हैं। दूसरा एक प्रकार का टिश्यू उस ऑर्गन को ठोस बनाए रखने के लिए मौजूद रहता है कॉम्पैक्ट ऑर्गन में टिश्यू। इसे सपोर्टिंग सेल भी कहते हैं, सपोर्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं। जैसे पेनक्रियास के सेल, लीवर की, किडनी के सेल्स, है ना। तो ये कॉम्पैक्ट ऑर्गन के 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू रहते हैं इसके अंदर। अब होलो ऑर्गन, नाम से ही पता चल रहा है ये अंदर से खोखले होते हैं। दूसरा होता है होलो, होलो ऑर्गन। ये अंदर से खोखले होते हैं। इसमें कितनी लेयर होती है? इसमें 4 लेयर होती है। इसकी 2 सतह होती है, एक बाहर की और एक अंदर की तरफ की। यह खोखले होते हैं इसलिए इसकी मजबूती के लिए 4 लेयर होती है, 4 लेयर। इसमें क्या रहते हैं? होलो ऑर्गन में 4 लेयर। 4 लेयर उदाहरण के लिए स्टमक, नोज, ईयर, फूड पाइप भी बोल सकते हैं आप। हमने लिखा इधर स्टमक, नोज, ईयर, फूड। सबसे अंदर की एक लेयर एक छोटी परत बनाती है, इसे उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। हम स्टमक बनाते हैं। ये हमारा स्टमक, इसमें अंदर की तरफ लेयर रहेगी। ये कैसे रहेगी स्टमक में? सबसे अंदर की लेयर एक छोटी सी परत बनाएगी, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जब इसका एनाटॉमी बताएंगे, सबसे अंदर की लेयर एक छोटी परत बनाती है, उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा सब म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद स्मूथ मसल्स की एक मेम्ब्रेन रहती है, और सबसे बाहर की लेयर को सीरियस मेम्ब्रेन कहते हैं। तो 4 लेयर होती है इसके अंदर, इसके साथ 4 लेयर। ठीक है। हर होलो ऑर्गन में यह 4 लेयर हमेशा मौजूद रहेगी। मस्कुलर और सीरियस मेम्ब्रेन टिश्यू के अंदर डक्ट भी होते हैं, जिसमें से वो डिस्चार्ज बाहर निकालते हैं, है ना। जैसे जो डिस्चार्ज निकलता है स्मूथ मसल्स में से, वह थिक है, गाढ़ा निकलता है, जैसे हमारा बलगम। और सीरियस मेम्ब्रेन ग्लैंड जो होती है, उसमें डिस्चार्ज निकालते हैं वो पतला, जैसे आंखों में से आंसू, नाक में से पतला पानी, है ना। तो ऐसे यह 2 टाइप्स के ऑर्गन रहते हैं। ठीक है। अब सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। सेकंड, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये कनेक्ट करते हैं। ये शरीर के 2 हिस्सों का या पार्ट को जोड़ने का कार्य करते हैं। शरीर के हिस्सों को, जैसे टेंडेंस हुआ हमारा,
टेंडेंस, उदाहरण के लिए टेंडेंस, टेंडेंस ये क्या जोड़ता है? एक मसल्स के दूसरे मसल्स के जोड़ने का कार्य करता है। मसल्स टू मसल्स, मसल्स टू मसल्स को जोड़ता है। और एक होते हैं लिगामेंट, ये क्या जोड़ता है? लिगामेंट यह शरीर की मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने का कार्य करता है। मसल्स टू बोन, है ना, टेंडेंस हुआ, लिगामेंट हुआ है। और सबसे बड़ा उदाहरण कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा है जो हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है? तो सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है हमारा ब्लड, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और सबसे ज्यादा शरीर में फैला रहता है, या सेल डिवीजन नहीं करते। तीसरा उदाहरण है अपना ब्लड। ओके, ये कनेक्टिव टिश्यू तो सेल डिवीजन नहीं करते। ओके, नाउ थर्ड टिश्यू कौन सा है? मस्कुलर टिश्यू। थर्ड टिश्यू मस्क्यूलर, मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, ये सेल हमारे मसल्स में होते हैं, इन्हें भी सेल डिवीजन करना नहीं आता, मतलब यह भी 1 से 2 में डिवाइड नहीं होते हैं। यह सेल मनुष्य बचपन से लेकर पैदा होता है, हमारी उम्र के साथ इनकी साइज तो बढ़ जाती है, परंतु यह एक सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ये लंबे धागों जैसे होते हैं, जिन्हें हम मसल्स फाइबर भी बोलते हैं, मस्कुलर फाइबर। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मस्कुलर फाइबर स्केलेटल, है ना, मस्कुलर, ठीक है। ये बोन में, हमारी हड्डी में होते हैं। कहां पर होते हैं ये? हमारी बोन में, बोन में होते हैं। दूसरा है कार्डिक मस्कुलर, कार्डिक मस्कुलर फाइबर, ये हमारे हार्ट में होते हैं, ठीक है। तीसरा है मसल्स, ऑर्गन मसल्स, ये हमारे ऑर्गन में होते हैं दूसरे, ठीक है। हमारे हार्ट में कार्डिक मसल फाइबर, बोन में स्केलेटल मसल्स और ऑर्गन मसल्स, इन्हें स्मूथ मसल्स फाइबर कहते हैं। ये हमारे ऑर्गन में मौजूद होते हैं। जो ऑर्गन अंदर से खाली होता है, अभी हमने पढ़ा, जैसे स्टमक के चारों ओर स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं। अब फोर्थ एंड लास्ट टिश्यू कौन सा है? नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ओके, नर्वस टिश्यू की यदि हम बात करें तो नर्वस टिश्यू सिस्टम में जो खास सेल होते हैं उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स। यह एक चेन बनाते हैं। शरीर में इन्हें नस कहते हैं। स्पाइनल कार्ड में भी न्यूरॉन्स होते हैं। ये सेल भी मनुष्य बचपन से लेकर पैदा होता है, इसका साइज हमारी उम्र के साथ बढ़ तो जाता है, परंतु यह 1 से 2 में डिवाइड नहीं होते हैं। इसलिए मनुष्य की उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी मेमोरी भी हल्की हल्की कमजोर होने लगती है, क्योंकि ये डिवीजन करना इनके सेल नहीं जानते। तो ये टिश्यू कंप्लीट हुआ सर। अब हम अगला चैप्टर कर लेंगे। अभी तक इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।